विद्या वॉरियर्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज व्यंजन संधि पार्ट 2 लेकर के आया हूं। इस वीडियो में अब शेष भाग कवर कर लिया जाएगा और ये हिंदी ग्रामर का जो वीडियो है यह आप तक हमेशा पहुंचता रहेगा। आप जुड़े रहें, आप संपूर्ण हिंदी व्याकरण का वीडियो पाएंगे और आप चाहे जिस स्तर की परीक्षा की तैयारी करते हों, यूपीएससी से लेकर के यूपीपीसीएस से लेकर के आप जितने भी चाहे छोटे स्तर के चाहे बड़े स्तर की तैयारी करते हैं, अगर उसमें हिंदी है तो यह वीडियो आपको परफेक्ट नॉलेज देगा। मेरा ये दावा है कि वीडियो को पूरा धैर्य से ज़रूर देखें और तब मूल्यांकन करें कि आप इतने छोटे समय में क्या सीखें। फिर आपको जैसा पसंद हो ऐसा करिए। आइए चलते हैं, व्यंजन संधि का शेष भाग अब पढ़ेंगे। इसके पहले एक वीडियो डाला जा चुका है। तो व्यंजन संधि में नियम नंबर 8 से शुरू करेंगे। इसी त पे अभी पिछले वीडियो में नियम शुरू था और उसी पर अभी आगे भी शुरू है। बड़े ध्यान से आप देखिए, बड़ी सरल चीज़ें होती हैं ये। आप पढ़ने के साथ साथ उनको आप बोलने का अभ्यास करिए। और जैसा तरीका मैंने आपको बताया था कि आप एक तो तरीका होता है कि आप नियम रटिए, इसके बाद संधि कीजिए। लेकिन ग्रामर में यह नियम सटीक नहीं होता है। दूसरा नियम ज़्यादा उपयोगी होता है कि आप उदाहरण जानिए, उदाहरण से नियम पर पहुंच जाइए। तो आप उदाहरण जरूर 2-1 हर टाइप वाले कंठस्थ रखिए, उससे आप नियम समझ लेंगे और वही नियम हर जगह लागू होगा। कुछ अपवाद हैं विसर्ग और व्यंजन संधि के, वो भी आपको बता दिए जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। त या द के बाद अगर ड या ढ आए, माने त या द हुआ घोष, ड या ढ हुआ घोष, तो हमने बताया था कि तब घोष जो बाद में आएगा उसी का महत्व रहता है। अगर घोष आ गया ड या ढ तो यह भी घोष में बदल जाएगा, यानी त का ड हो जाएगा। त या द के बाद अगर ड या ढ आए तो त या द का ड हो जाएगा। देखिए, त या द के बाद ड या ढ आए तो त या द का ड हो जाता है। उदाहरण आप देखिए, उत्धन डयन। अब त के बाद ड आया है तो त का ड हो गया उड्डयन। ठीक, आगे चलते हैं। नियम नंबर 9। त या द के बाद अगर वर्गों की, वैसे तो नियम में कह देते हैं कि वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्ण या अघोष आए, लेकिन वास्तव में एक क ख प फ पर ही लागू होता है। तो त या द के बाद अगर क ख प फ आए या स आए, दंत स, तो त में या द में कोई परिवर्तन नहीं होता, यह द का भी त ही रह जाता है। कुल मिलाकर के त ही रह जाएगा। यानी त या द के बाद क ख या प फ आए या स आए दंत स, तो त या द का त ही रहता है। उदाहरण से समझिए, जैसे सतधन कार। अब त के बाद क आया है तो त में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सत्कार। उत्धन खनन, त के बाद ख आया है कोई परिवर्तन नहीं होगा, उत्खनन। उत्धन पात, तो त के बाद प आया है कोई परिवर्तन नहीं, उत्पात। तत्धन फल, त के बाद फ आया है तो तत्फल, कोई परिवर्तन नहीं। उत्धन साह, अगर यह स आया है तो त का त ही बना रहेगा, उत्साह। लेकिन आप पीछे आपको नियम बताया हमने कि अगर यही स आ जाए, माने दंत स, तब यह त च में बदल जाता है और स छ में बदल जाता है। वहाँ यह नियम काम करता है। अब अगला चलते हैं, नियम 10। यदि त या द के बाद ल हो, आप इस नियम पे ध्यान दीजिए। त या द के बाद अगर ल आए, ल, और त या द का ल हो जाता है। यानी त या द के बाद अगर ल आता है तो त या द का ल हो जाता है।
और अगर न के बाद ल आए, यहाँ देखिए त या द के बाद ल था तो त या द का ल हो जाता था, और अगर न के बाद ल आए तो न का भी ल होता है, लेकिन उसके पहले वाले वर्ण पर अनुनासिक लग जाता है। अनुनासिक आप समझते हैं ना, जिसको चंद्रबिंदी कहते हैं। अब आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे तत धन लीन, त के बाद ल आया है तो त का ल हो गया तल्लीन। उत धन लास, त के बाद ल आया है, त का ल हो गया उल्लास। महान धन लाभ, अब न के बाद ल आया है तो न का तो ल बनेगा, लेकिन उसके पहले आने वाले वर्ण पर क्या होगा, अनुनासिक हो जाएगा। महान लाभ, महान लाभ। ठीक, आशा है इसको आप समझ गए। अब आगे चलेंगे, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो नियम नंबर 11 पर पहुंचते हैं। यदि छ के पहले कोई स्वर हो, यदि छ के पहले कोई स्वर हो तो छ के स्थान पर छ हो जाता है। आप ध्यान से देखिए, माने च और आ जाता है। आधा च देखिए आप, तो छ के पहले आधा च लग जाएगा। कब? जब छ से पहले कोई स्वर आए। उदाहरण से समझिए, जैसे आधन छाधन, आच्छादन। अब छा के पहले स्वर आया हुआ है तो यह च और आ जाएगा। आच्छादन। अनुधन छेद, अनुच्छेद, छ के पहले स्वर आया है तो च और आ जाएगा। विधन छेद, छ के पहले यहाँ वी है, ई की मात्रा स्वर आया है तो च हो जाएगा विच्छेद, या छ बना रहेगा, च और आ जाएगा आधा च। परिधन छेद, परिच्छेद, स्वर है र में, ई की मात्रा है, छ से पहले है तो च और आ गया। अब देखिए बेटा, इसीलिए कहते हैं कि उदाहरण से नियम सीखो। अब इस तरह आप लिखते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं लिखते हैं, बस यही समझ लेना है कि अच्छा आच्छादन में च भले है, लेकिन जब विच्छेद करेंगे तो च नहीं रहेगा, यानी वह आ जाता है जब छ के पहले स्वर हो, तब यह च भी आ जाता है। नियम आपको तैयार हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नियम नंबर 12। स के बाद, यानी दंत स के बाद अगर स आए, तालव्य स या च वर्ग, च वर्ग का मतलब च छ ज झ ञ आए तो स का स, अब ध्यान दीजिए, तो स का तालव्य स हो जाएगा। यानी स दंत स के बाद अगर तालव्य स या च वर्ग आता है तो स के स्थान पर तालव्य स हो जाएगा। यह एक चित्र से समझा दिया हूँ ताकि आप एक बार में देख करके समझ सकें कि अगर दंत स है और यहाँ प्लस चिन्ह दे दिया हूँ, माने जुड़ गया च वर्ग और यहाँ जुड़ गया स, अगर ये दोनों कोई भी आए तो इस स का स हो जाएगा। जैसे रामस धन सेते, अब दंत स के बाद तालव्य स आया है तो इस दंत स का तालव्य स बन जाएगा, यानी रामस सेते। निस्धन चित, ऐसा होता क्यों है बेटा? वही जो मैं बार बार कहता हूँ कि पहले भाषा बोली जाती है फिर नियम बनाया जाता है। अब जब आप इस स को दांत से उच्चारित करेंगे और इस स को तालव्य से, तो जब इस तालव्य वाले स के साथ इस स को सटाएंगे तो यह दांत पे नहीं जा करके उसी तालव्य पर आ जाता है, इसलिए इस स का यह स हो जाता है। इसी तरह से इस स को आप, दंत स को आप स से बोलते हैं, दांत से बोलते हैं, जबकि च को तालु से। तो इस स के साथ जब इसको मिलाते हैं तो च बोलने के लिए यह भी तालु पर चला जाता है, तो यह तालव्य स बन जाता है। निश्चित, च के साथ स का च हो गया। ठीक, आशा है अभी आप समझ लिए। अब स के बाद अगर स आए, मूर्धन्य स या ट आए, अब आप देखिए भ्रमित मन न होए, यहाँ स के बाद ये जो स आ रहा था और च वर्ग ये तालव्य थे, ताल से बोले जाते थे, और यहाँ स के बाद ये जो आ रहे हैं मूर्धा से बोले जाएंगे, स या ट। तो
इस स को जब इस स के साथ मिलाएंगे या ट के साथ मिलाएंगे, चूंकि इनका उच्चारण मूर्धा से होगा, तो इस स का भी मूर्धा से ही उच्चारण कर दिया जाता है, इसलिए इस स का मूर्धन्य स हो जाता है। यानी दंत स के बाद मूर्धन्य स या ट वर्ग आए तो स का स हो जाता है। ऐसा है, आप अच्छी तरह से सीखते होंगे इसको। ठीक है बेटा, देखो मैं पूरी कोशिश करता हूँ जब चीज़ें बताऊँ तो आपको गहराई तक ले जाऊँ। और एक बार जब आप बात समझ लेते हैं, धैर्य से सुनिए, समझिए। दरअसल दिक्कत क्या है कि लोगों में धैर्य नहीं है। तो मतलब मैं तो कभी कभी मजाक में कहता हूँ कि पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन लगता ऐसा है मुझको कि जैसे ये डर रहे हैं कि कहीं मैं समझ न लूँ। जब तक उसको 10 बार पढ़ूँ न, सर का बोझ न बना लूँ, डिप्रेशन न लाद लूँ, पढ़ के आऊँ 6 कन्फ्यूजन और लेकर के न आऊँ, तब तक जैसे मन कहता ही नहीं कि हम पढ़ रहे हैं। और बात आसानी से समझ में आ जाए तो आपको क्या दिक्कत है? तब ऐसा लगता है कि मज़ा नहीं आया। यानी पढ़ाते समय अगर टीचर ऐसा शो करे कि बहुत कठिन चीज़ है, तब आप कहते हैं हाँ हाँ, ये तो केवल सर जी पढ़ा सकते हैं, उन्हीं को बहुत आता है। इसलिए ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, जो बता रहे हैं वही लाद करके कन्फ्यूजन के साथ 10 बार 20 बार पढ़ते रहो। मेहनत करना बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन चीज़ें स्पष्ट ना हो तो मैं मजाक करता हूँ कि जब आपको ऐसी ही बात सुननी है या इसी तरह की बातें आप ढूंढ रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आए, तो फिर कौए से बात कर लो, क्या दिक्कत है? आइए देखते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? धैर्य से थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मैं बाल की खाल निकाल के बताता हूँ। स के बाद स या ट वाला आप समझ गए। अब यदि स के पहले अ और आ को छोड़कर कोई स्वर आए, अब स के पहले अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए तो इस स का मूर्धन्य स हो जाता है। देखिए बहुत बढ़िया नियम है कि यह दंत स के पहले अ या आ को छोड़कर, मतलब अ या आ न आए और कोई भी स्वर आए तो इस स का मूर्धन्य स हो जाता है। अब उदाहरण से आप देखिए, निधन सेध, इस स के पहले ई आया है, अ या आ नहीं आया है। से के पहले ई आया है, न में ई की मात्रा है, तो इस स का मूर्धन्य स हो गया निषेध। अब आप इस उदाहरण को अगर समझते रहिए तो नियम आप खुद बना लेंगे। ठीक, अभिधन सेक, स के पहले ई की मात्रा आया तो इस स का मूर्धन्य स हो गया अभिषेक। अनुधन संगी, स के पहले उ की मात्रा आई तो इस स का मूर्धन्य स बन गया अनुषंगी। आशा है आप इसको अच्छी तरह से समझ गए। अब आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 15, त और स के योग में त का ट हो जाता है। त और स का अगर कहीं योग है मूर्धन्य स तो त का ट हो जाता है। बेटा बहुत इसमें तर्क वितर्क नहीं करना है। वही बात जो अभी बताया हमने कि स का उच्चारण कहाँ से होगा? मूर्धा से। तो त जब स के साथ मिलता है ना तो त का उच्चारण तो दंत से होता है, लेकिन स के साथ जब मिलता है तो त भी मूर्धा से ही उच्चरित हो जाता है। और जब त मूर्धा से उच्चरित होगा तो वह बन जाता है ट, क्योंकि ट का उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो त के जगह ट का उच्चारण अपने आप हो जाता है। ये सब बातें आप जानते रहेंगे तो आप संधि के नियम रटे न रटे क्या फर्क पड़ने वाला है। ठीक, जैसे द्रस धन ता, अब यहाँ ये कोई बात नहीं है कि त इधर है स उधर या स इधर ता उधर। ठीक, और जब सटेंगे तो उसी तरह का उच्चारण बन जाता है। तो ये मूर्धा से बोलेंगे, ये दंत से बोलेंगे, तो त को भी इसी के साथ जब बोलना चाहेंगे तो यह भी मूर्धा से उच्चरित होकर के ट बन जाता है। द्रस धन ता, दृष्टा। ठीक, इसी तरह पृच्छ धन त्वा होता है, पृष्ठवा। छ का भी उच्चारण तालु से ही होता है। अब चलते हैं कुछ अनुस्वार संबंधी बात लेकर के। नियम नंबर 16, अगर म के बाद किसी वर्ग का कोई अक्षर हो, ध्यान देना बेटा, म के बाद किसी वर्ग का अक्षर होना चाहिए, यानी क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग,
प वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग का कोई भी अक्षर हो अगर इस म के बाद, तो म का अनुस्वार हो जाएगा या उसी वर्ग का अनुनासिक व्यंजन। आप जो वर्ग, जिस वर्ग का वर्ण हो, तो म को उसी वर्ण का पांचवा अक्षर वाला अनुनासिक आप बना दीजिए। म भी तो अनुनासिक ही है। जैसे उदाहरण देखिए, एक अनुस्वार का अलग से वीडियो में बनाया था, उसको अगर आप देख लेंगे तो अनुस्वार अच्छी तरह से समझ लेंगे। समधन कल्प, अब म के बाद यह क वर्ग का अक्षर है, तो इस म का विकल्प क्या बन जाएगा? अनुस्वार। तो यहाँ हमने अनुस्वार का प्रयोग कर दिया, ठीक। या अब आप चाहें तो अब ये जो अनुस्वार है वो आगे आने वाला जो वर्ण है क, इसके पांचवें अक्षर के रूप में आप लिख सकते हैं। तो क का पांचवा अक्षर क्या होता है? ङ। तो इस अनुस्वार को ङ भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, संकल्प। तो आप चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, ठीक। इस तरह से समधन तोष, अब म के बाद त आया है, त वर्ग का अक्षर है यह, तो अब म का अनुस्वार बन जाएगा। तो आप अनुस्वार बनाएंगे तो स पे अनुस्वार लगेगा जो पहले वर्ण आया है, तो संतोष। अब म का यहाँ अनुस्वार बन गया, ठीक। या अब यह अनुस्वार आगे आने वाले वर्ण का पांचवा वर्ण बन जाएगा, जो पांचवा अनुनासिक वर्ण अनुनासिक होता है। यानी त का क्या होता है? न होता है पांचवा वर्ण। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, संतोष, ठीक। समधन चय, म के बाद च आया है तो म का अनुनासिक चाहे आप चाहे अनुस्वार के रूप में प्रयोग कर लीजिए, संचय, और चाहे च का पांचवा वर्ण ले लीजिए य, तो इस अनुस्वार को अनुनासिक य में बदल दीजिए, संचय। यही सब है शब्द बेटा जहाँ आप गलत करते हैं। जैसे धनंजय, धनंजय में देखता हूँ कि धनन के बाद न लिख करके लोग जय लिखते हैं, नहीं, आगे ज है ना तो य लिखिए, धनंजय। सम धन बंध, अब यहाँ उदाहरण देखिए, अब सम है तो इसका आप चाहे तो अनुस्वार बना लीजिए या ब का पांचवा वर्ण जो म है उसको ले लीजिए, संबंध। अब यहाँ देखिए ब पर भी अनुस्वार है तो ध के अनुसार उसको न के रूप में लिख दिया हूँ, ध का अंतिम वर्ण न होता है तो अनुस्वार को न में लिख दिया, ठीक, संबंध। अब आगे चलते हैं। यहाँ आपने देखा कि म के बाद क्या आए? वर्गों के अक्षर आए, ठीक। अब यहाँ देखिए यदि म के बाद यर लव आए या स आए तो इनमें बेटा इनका कोई अपना पांचवा वर्ण अनुनासिक नहीं होता, इसलिए इनके आने पर सामने म का अनुस्वार ही बना रहेगा। अब जैसे देखिए इसमें अनुस्वार भी बन गया और आगे चूंकि क का पांचवा वर्ण अनुनासिक होता है तो इस रूप में भी ङ भी बन गया। लेकिन अगर यह आप ले लेंगे तो अनुस्वार तो बन जाएगा, इसका कोई वर्ण अनुनासिक तो होता नहीं, तो केवल अनुस्वार ही बना रहेगा। उदाहरण देखिए आप, जैसे समधनवाद तो केवल अनुस्वार बन जाएगा, संवाद। समधनयम, संयम, ठीक। समधनहार, संहार, समधनसार, संसार। अब आप देखेंगे कि आपको हो सकता है यहाँ भ्रम हो कि हर बार उच्चारण भी मैं अलग अलग कर दे रहा हूँ। जैसे संवाद, अब वा के अनुसार सम म को बोला जा रहा है संवाद, लेकिन जब समधनियम है तो यह का उच्चारण ताल से होता है तो इस म को संयम बोला गया। यानी जो अनुस्वार बोला गया वह य के साथ बोलने के लिए तालु से ही बोला गया, क्योंकि यह का उच्चारण ताल से होता है तो संयम। लेकिन अब यह उच्चारण तो य की तरह दिख रहा है, क्योंकि च वर्ग का अंतिम वर्ण य, उसका भी उच्चारण ताल से ही होता है, लेकिन लिखा नहीं जाता, ठीक। संयम, यहाँ सम कर रहे हैं, हार कर रहे हैं, संहार, ऐसे उच्चारण हो जा रहा है, ठीक। समधनसार, अब स का उच्चारण चूंकि
दंत से होता है, तो इसका उच्चारण जब आप करना चाहेंगे तो दंत के साथ लपेटेंगे तो दंत के साथ न का उच्चारण होता है, न अनुनासिक का, तो संसार ऐसे उच्चारण बन गया। इस तरह से ठीक पढ़ लेते हैं आप, बस वही समझ लीजिए किस तरह से होगा। अब नियम 18, अगर री र स के बाद न आए, जैसे कुछ वर्ड हमारे सामने आते हैं जैसे रामायण, ठीक, लेकिन आयन, तो हो सकता है आपको कहीं भ्रम हो। जैसे आप अगर संस्कृत का रूप रटे होंगे तो बाल के न, लेकिन राम जब आता है तो रामेण, तो न या ड़, न का ड़ बनने का नियम होता है, वही यहाँ बताया गया है कि अगर री र स आए, ये 3 अक्षर हों बेटा, तो और इनके बाद न आए, तो भले ही री र स के बीच में या री र स न के बीच में कोई भी क वर्ग का वर्ण आए या प वर्ग का वर्ण आए, या कोई अनुस्वार आ जाए, या य व ह आ जाए, या कोई स्वर आ जाए, तो न का ड़ बन जाता है। यहाँ देखिए बेटा, च वर्ग ट वर्ग को शामिल नहीं किया हूँ और त वर्ग को, फिर यहाँ स को नहीं शामिल किया हूँ, ठीक, यह स तो आएगा ही, लेकिन बीच में फिर स को शामिल नहीं किया हूँ, ठीक, ये नहीं आते हैं। अगर ये आए बीच में तो न का ड़ हो जाता है, बशर्ते उस शब्द में कहीं भी री र स हो। उदाहरण से समझिए, जैसे री धन न ऋण, त्रिधन स त्रिश, अब त्रिश धन ना, त्रिश धन ना, तो इस न का क्या बन गया, यह मूर्धन्य स आ गया ना, तो न का ड़ बन गया तृष्णा। रामाय, राम धन अयन, यहाँ देखिए आप, अब रा, अब यह अ म पे आया तो दीर्घ स्वर संधि से माँ बन गया, रामाय, यहाँ न का ड़ बन गया। अब जब देखिए र तो यहाँ है ना, बीच में माँ आया है, य आया है, तो आए, यहाँ हमने बताया ना कि क वर्ग या प वर्ग का अच्छा वर्ण हो कोई, तो प वर्ग का ही म है, और अनुस्वार आए या य व ह आए, देखिए यहाँ य आया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न का ड़ बन जाएगा, यानी रामायण। ऐसे परिमाण, ठीक, परिधनमान, तो र चूंकि आया है बीच में, भले में आया है कोई दिक्कत नहीं है, परिमाण। कायदे से आप इसका ध्यान कर लीजिए बेटा, हमने पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। आप कई जगह दौड़ दौड़ करके जो मटेरियल नहीं पाएंगे उनको भी मैं कलेक्ट करके इस तरह से दिया हूँ कि एक वीडियो ही, केवल वीडियो देखना ही आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा, बशर्ते आप इसका नोट्स बना लीजिए और कई तरह के उदाहरणों का आप अभ्यास कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।